वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यानी कक्षा 9 का इतिहास की पुस्तक का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इसमें हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति ये क्यों हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांसीसी क्रांति का मानवाधिकारों की घोषणा, एक नए युग का आगमन। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन की शुरुआत था। आज हम मुक्ति यानी आज़ादी, स्वतंत्रता और समानता को सहज सुलभ मानकर चलते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इन सब का भी क्या इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह क्रांति निरंकुश राजतंत्र, सामंती शोषण वर्ग, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग तथा प्रजा की भलाई के प्रति शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। शासकों की उदासीनता के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट के लोगों को असम्मान एवं शोषण करना है। फ्रांस के राजा लुई 16वें एक निरंकुश राजा थे। फ्रांस के राजा लुई 16वें एक निरंकुश राजा थे और एक अयोग्य शासक भी थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते हैं, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। अगर पूछा जाए फ्रांसीसी क्रांति कब हुई तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले से हुई। यानी जो क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई और यह 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले से प्रारंभ हुई। लोगों ने राजशाही के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह किया। समाज में तीन प्रकार के स्टेट बनाए हुए थे, यानी तीन प्रकार के वर्ग बनाए हुए थे। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, जिनके पास अपार धन संपदा से उन्हें राजा द्वारा कई सुविधाएं एवं मान सम्मान प्राप्त था। यानी जो पहला वर्ग था वो कौन सा था, पादरी वर्ग, जिसमें ऐसे व्यक्ति आते थे जिनके पास अपार धन संपदा संपत्ति और उन्हें राजा द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं एवं मान सम्मान प्राप्त था। फिर द्वितीय स्टेट के लोग कुलीन वर्ग में शामिल थे। कुलीन वर्ग, उनको कम मान सम्मान प्राप्त था, परंतु इनको किसी प्रकार का शोषण ना के बराबर होता था। कुलीन जाति के लोगों के पास धन कम ही होता था, लेकिन इनके पास पादरी वर्ग से कम होता था धन, लेकिन इनका मान सम्मान उतना नहीं होता था जितना पादरी वर्ग का होता था। इनके धन की कमी होती थी और इनको ना के बराबर शोषण किया जाता था। इनका मतलब शोषण कम ही किया जाता था, ना के बराबर ही किया जाता था। तृतीय स्टेट में जनसाधारण लोग आते थे जिनके पास को विशेष अधिकार नहीं था। उनको हमेशा शोषण किया जाता था, उन्हें बलपूर्वक काम करवाया जाता, उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य कराए जाता था। इसी वर्ग के लोगों ने राजा के खिलाफ 1789 में क्रांतिकारी, जो कि सफल एवं दुनिया का सबसे पहला क्रांति थी। यानी 1789 में पहली क्रांति हुई थी जो बास्तिल किले से उठी थी, जिसमें राजा के प्रति विद्रोह किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के कारण, अब इसका जो कारण था वो क्यों था। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण तृतीय स्टेट के लोगों को असम्मान एवं शोषण करना है। निरंकुश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। सामाजिक कारण, पहला कारण आता है सामाजिक कारण। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट जिसमें चर्च के पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आता है। तृतीय स्टेट जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर आते थे।
1789 में जो क्रांति हुई थी, जिसमें 3 प्रकार के वर्ग आते हैं, जिसमें सामाजिक कारण थे, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहले में पादरी आते थे, दूसरे में कुलीन वर्ग आता था, और थर्ड पे आता था जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर थे। उसके बाद पढ़ते हैं, लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों और चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। लेकिन ये लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को दिए जाने कर टैक्स से छूट। राज्य के सभी टैक्स केवल तृतीय स्टेट द्वारा लिया जाता था। टाइथ और टाइल। टाइथ तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर था। टाइथ यानी जो तृतीय स्टेट से जो कर वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? टाइथ कहा जाता था। तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था टाइल, यानी जो चर्च से वसूला जाने वाला कर था उसे टाइथ कहा जाता था, जो सरकार द्वारा वसूला जाता था उसे कहा जाता था टाइल। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। हमने सामाजिक कारण पढ़े, जिसमें 3 वर्ग होते थे, पादरी, कुलीन, और जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, कारीगर, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, ये सब आते थे। टाइथ जो चर्च द्वारा कर वसूला जाता है उसे कहा जाता था, और टाइल उसे कहा जाता है सरकार द्वारा वसूला जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में लगभग 2.3 करोड़ से बढ़कर 1789 में 2.8 करोड़ हो गई। अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों का मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो मजदूरी थी वो महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, वो जितनी थी उतनी रही थी, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं था, जिसके कारण अमीरी गरीबी के बीच खाई चौड़ी हो गई। सूखे या ओले के प्रकोप के कारण स्थिति और बदतर होती जा रही थी। सूखा पड़ जाने के कारण या फिर ओले ओले पड़ जाने के कारण बर्फ के, उस वजह से जो उनकी जिंदगी थी और बदतर होती जा रही थी। 12 अरब लिब्रे के कर्ज, राजकोष खाली हो गया, जीविका संकट पैदा हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांस निरंकुश राजशाही का केंद्र था। फ्रांसीसी राजाओं के पास असीमित शक्ति थी और उन्होंने खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। निरंकुश राजशाही, दोषपूर्ण प्रशासन, असाधारण खर्च ने फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण का गठन किया। युद्धों और विलासिता में अधिक खर्च के कारण फ्रांस दिवालिया हो गया, अयोग्य शासन किया गया उसके द्वारा। फिर आता मध्य वर्ग। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। मध्य वर्गों को राजनीतिक अधिकार बिल्कुल नहीं मिले थे, यानी इसे राजनीतिक अधिकार कोई से नहीं थे। इस वर्ग का समाज कोई विशेष सम्मान नहीं था, इन्हें कोई विशेष सम्मान भी नहीं दिया गया था। बुजुर्गों या मध्यम वर्ग में लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक और असैनिक अधिकारी जैसे शिक्षित व्यक्ति तथा व्यापारी, बैंकर और कारखाने वाले धनी व्यक्ति शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे होते थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इनका मानना होता था कि जो मध्यम वर्ग था, जिसके अंतर्गत जज, डॉक्टर, वकील, अध्यापक, सैनिक अधिकारी, व्यापारी, बैंकर और अन्य कई लोग आते थे, जिनका मानना होता था विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। लुईस सोलवे 1774 में लुईस सोलवे ने फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। वह फ्रांस के बुर्बो राजवंश के राजा थे। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष खाली था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। लंबे युद्धों के कारण वित्तीय संसाधनों का नष्ट होना, पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्ची, जनसंख्या 1715 में 2 करोड़ थी जो 1789 में 2.8 करोड़ हो गई थी। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया।
अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। जो फ्रांसीसी क्रांति उसकी शुरुआत कैसी? फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स को जनरल बैठक बुलाई। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, न कि व्यक्ति के आधार पर। लेकिन इस बार तीसरे स्टेट के लोग व्यक्ति आधारित मतदान की मांग करने लगे। लुई 16वें ने उनकी मांग खारिज कर दी, जिसके विरोध में तीसरे स्टेट के लोगों ने बैठकर सभा से बाहर चले गए। इधर पूरे फ्रांस में महंगाई और अफवाहों के बाजार का गम था और जगह जगह हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 14 जुलाई 1789 को क्रुद्ध भीड़ ने बास्टिल के किले को तोड़ दिया। बास्टिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र। 20 जून 1789 को लोग वर्साई के एक टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। फ्रांस संवैधानिक। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नेशनल असेंबली का उद्देश्य। जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग संस्थाओं में बांटा जाएगा, जैसे विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया, जिसके अंतर्गत सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और उसमें कानून बनाना विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा। सन 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार भी किसको दे दिया गया? नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नए संविधान के अनुसार मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला जो पुरुष थे, जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। केवल नागरिकों को अधिकार मिला जिनकी उम्र कितनी थी? 25 वर्ष से अधिक थी, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित हस्तांतरित कर दिया गया। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों को प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों और प्रतीकों को किया जाता था। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग किया जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। छड़ों का गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल का प्रतीक है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखरती आंख। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूरज की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती है। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, यानी किसी को जब राजदंड मिलता है तो उसे शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप। समानता का प्रतीक। अंगूठा का कोई और छोर नहीं होता है। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते और वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। रोबिस्पेयर के पतन के बाद फ्रांस का शासन मध्यम वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गया। उन्होंने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया, जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों को टकराव होता रहता था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा नेपोलियन का बोनापार्ट ने उठाया। उसने 1799 में डायरेक्टरी को खत्म कर दिया और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। नेपोलियन। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया।
1804 में फ्रांस का सम्राट कौन बन गया था? नेपोलियन बन गया था। उन्होंने पड़ोसी यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथों में दे दी। नेपोलियन ने यूरोप के आधुनिकीकरणकर्ता के रूप में अपनी भूमिका देखी। अंततः 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, यानी महिलाएं जो अपना जीवन निर्वाहन करने के लिए काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। महिलाओं ने पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग की। महिलाओं के जीवन में सुधार। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने कुछ कानून लागू किए, यानी महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ कानून बनाए गए। पहला, सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। और दूसरा, अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते, यानी उनके मर्जी के खिलाफ उनकी शादी कहीं और करवा नहीं सकते। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती हैं, यानी वो व्यापार व्यवसाय करने के प्रशिक्षण या शिक्षण ले सकती हैं और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती हैं। और उन्हें मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी उनके देशों में चलाया गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। दास प्रथा का उन्मूलन। यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। बोर्दो और नान्ते बंदरगाह समृद्ध नगर बन गए। 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया। फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम हुए थे? फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा प्रदान किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व के अन्य देशों में भी प्रजातंत्र के विकास को गति प्रदान की। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस ने कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, शिक्षा व सैन्य गौरव के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था? 1789 की फ्रांसीसी तात्कालिक कारण क्या था? क्रांति का मुख्य कारण द्वितीय और तृतीय स्टेट को लोग असम्मान एवं शोषण करना है, जिसमें कुलीन वर्ग और अन्य लोग आते थे जो पढ़े लिखे होते थे। फ्रांस के राजा लुई 16वें एक निरंकुश राजा थे और एक अयोग्य शासक भी थे। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य कर देते हैं, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे। 1789 फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह शासक की निरंकुशता के खिलाफ लोगों को पहला महान विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को उत्पन्न किया, ने फ्रांस की सीमाओं को पार किया और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को किन 3 सिद्धांतों का संदेश दिया? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के नारे का प्रसार। फ्रांसीसी क्रांति के प्रेरक शब्द थे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन 3 शब्दों ने विश्व की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप में आमूलचूल का परिवर्तन मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel.